Good morning, dear children. Welcome back to EuroKids International Academy online classes. Myself Preeti Sharma and I am your English teacher. Hello children, how are you? I hope you all are well and stay your home safely. आपको पता है कोविड-19 का टाइम चल रहा है और ऐसे टाइम में सारी स्कूलें लगभग बंद पड़ी है, इसलिए आपको स्टडी के साथ लिंक रखने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आप इन प्रीवियस टाइम में भी आप लोग 1 मंथ ऑनलाइन क्लासेस अपनी ले चुके हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन क्लासों को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ा। बट नाउ वी आर कंटिन्यूस आवर ऑनलाइन क्लासेस and you all are knows I had taught you first and second chapter in your English book. So we are continue with your third chapter. Your third chapter is glimpses of the past. Means glimpses means होता है झलकियाँ या झांकियाँ, और पास्ट यानी आपका भूतकाल या पिछला समय। मीन्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके जो पिछला समय है, पुराना समय है, भूतकाल का जो समय है, उस समय की कुछ झांकियाँ आप देखेंगे, जिसमें आपको देखने के बाद पता चलेगा कि आपके पास्ट में क्या कुछ था। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा अपने चैप्टर का डिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि आपका चैप्टर जो है वो किस बारे में है। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। मीन्स इस चैप्टर में आपको आपके 1757 से लेकर 1857 तक आपके देश की जो इतिहास है, जिसमें जो कुछ भी हुआ उसका चित्रात्मक वर्णन जो है वो इस चैप्टर में आपके लिए किया गया है। These picture and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857। मीन्स आपको यहाँ पर क्या किया गया कि आपकी जो पहली लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता के लिए, जो आपकी पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, उसकी कुछ जो घटनाएं हैं, ठीक है, वो जो घटनाएं थी, वहाँ की जो स्थितियाँ थी, उनको कुछ पिक्चर्स और स्पीच बबल्स। मीन्स जब आपने कभी कॉमिक्स वगैरह देखी होगी या कोई मैगजीन कई बार आती है जहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई रहती है और उनके पास में एक छोटा सा गोला बना के वो जो व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा होता है, वो कार्टून जो बोलना चाह रहा होता है, वो लिखा होता है, उनको स्पीच बबल्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कुछ पिक्चर्स और उनके साथ जो स्पीच बबल्स होते हैं, उनके द्वारा आपको आपके पास्ट में जो 1857 की पहली स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय क्या कुछ हुआ था, उस बारे में आपको बताएंगे। योर फर्स्ट टॉपिक इज़ द मार्टियर्स। मार्टियर्स मीन्स होता है शहीद, जिन लोगों ने अपने देश, अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, दे ऑल आर कॉल्ड मार्टियर्स। आपका जो फर्स्ट इमेज है उसमें लिखा हुआ है, देखिए ऊपर ही ऊपर जो लिखा हुआ है, एट द फंक्शन इन दिल्ली। ये दिल्ली के एक फंक्शन की बात है, एक समारोह की बात है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक लेडी जो है वो माइक पर कुछ बोल रही है। आई थिंक ये कुछ गा रही है। आई थिंक शी इज़ सिंगिंग। ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, अपनी आँखों को आंसुओं से भर लो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स, जैसे आप अपने देश के जो शहीद हैं उनका सेक्रीफाइस, उनका जो बलिदान याद करोगे, तो आपकी आंखें जो है अपने आप आंसुओं से भर जाएगी। आपको पता, आपने 15 अगस्त मीन्स आपका जो इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, वहाँ पर बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो होते हैं आपने सुने हैं। उनमें से एक सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों। तो वही जो सॉन्ग है उसको वर्डिंग में यहाँ पर इस स्पीच बबल में लिखा गया है। अब हम जब नीचे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं तो आप देखो यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं बहुत सारी, ये सारी पिक्चर्स आपके जो इंडिपेंडेंस वॉर थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ थी, उसके सभी स्वतंत्रता सेनानियों की है, पैट्रियोट्स की है, देशभक्तों की है। जैसे झांसी की रानी है, तात्या टोपे है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, महात्मा गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, लाला लाजपत राय है। बहुत सारे ऐसे हमारे पैट्रियोट्स, देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो लड़ी और हमें फ्रीडम दिलवाई। ठीक है। अब जो सेकंड फेज़ आपके चैप्टर का आता है वो आता है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी जो कंपनी थी, मीन्स जो कंपनी थी उन्होंने किस तरह विजय पाई। कॉन्क्वेस्ट यानी विजय पाना या जीत लेना। ये टाइमिंग था आपका 1757 से लेकर 1849 तक का। देखिए, विद द सुपीरियर वेपन्स, यानी विशिष्ट हथियारों के साथ,
The British East India Company was extended its power in 18th century India. जो ब्रिटिश थी उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या करा था, जैसे 18वीं शताब्दी थी उस समय अपना पावर, अपनी ताकत, अपनी शक्ति को पूरी भारत में फैला दिया था। एक्सटेंडेड मीन्स फैला देना, उसका प्रसार कर देना। ठीक है, जो अभी आपको जो ये मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का, इस मैप में आप देख रहे हो कि कुछ जो हिस्से हैं उनको ब्लैक किया गया है। ये जितने भी ब्लैक हिस्से हैं उसमें सब में जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पैर जमा लिया था, यानी वहाँ पर उसका राज्य था। और ये जो इमेज दी गई है वो इंडिया की है, वो है आपके 1765 की, यानी 1765 के समय की बात है ये। ठीक है, अभी आप आपके जो राइट हैंड साइड है उधर की एक पिक्चर देखेंगे। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइडेड। इन जो भारतीय राजा थे, जो भारतीय राजकुमार थे वो शॉर्ट साइडेड थे, यानी निकट दृष्टि वाले थे। द अप स्टार्टेड राजा बा। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राजा बा से हुई थी। कॉल द इंग्लिश मार्चेंट। उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी व्यापारी था उसको बुलाया। एंड दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ठीक है, और उन्होंने ही उनको हराने में मदद की। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। कंस्टेंट मीन्स लगातार। जो लोग थे उनमें शांति बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लगातार जो है वो लड़ाइयाँ हो रही थी। अब सेकंड में देखो, आपको दिख रही है एक पिक्चर दिख रही है जिसमें काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। द राइवलरीज। राइवलरीज मीन्स होता है दुश्मन। ठीक है, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो दुश्मन थे, राजाओं के जो दुश्मन थे, जैसे मान लो एक राजा है, दूसरा राजा दुश्मनी रखता है, तो वो क्या कर रहा था, उस एक राजा को हराने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हेल्प कर रहा था। तो जो दुश्मन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प कर रहे थे। एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक एक करके सभी राजकुमारों को जीत लिया। सबड्यू यानी सॉरी, हरा दिया, और उनका जो राज्य था वो जीत लिया। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। यानी एक दूरदर्शी शासक था, काफ़ी बहादुर था, टीपू ऑफ मैसूर थे वो। उन्होंने जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई तब तक वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते रहे। ठीक है, आगे देखिए, एक नीचे आपको जो पिक्चर दी हुई है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीत लिया था, भारत पर अपना अधिकार जमा लिया, तो जो लोग थे भारत के, जो भारतीय थे, उनका रिएक्ट क्या था, वो किस तरह से पेश आ रहे थे इस चीज़ को देखकर। देखो यहाँ कुछ लोग हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे वाले लोग नज़र आ रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो। और जो दूसरी साइड में लोग नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा लोअर क्लास के नज़र आ रहे हैं। देखिए इन लोगों के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या लोग अपनी तरफ से क्या बता रहे हैं, जब इंडिया जो थी वो पूरा ब्रिटिश लोगों के अधीन हो चुकी थी। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। एक कहता है कि भगवान का शुक्र है अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वार्स, अब कोई लड़ाई नहीं है। नो लूटिंग्स बाय ठग, और अब कोई ठग आकर लूटता भी नहीं है। इट इज़ गॉड वो सेंड द ब्रिटिश। ये भगवान ही है जिस यस एक बोलता है इट इज़ गॉड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति इनमें जो है वो ये बोल रहा है कि भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में अब शांति हो गई है, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई है, कोई लूटता नहीं है किसी को। तो दूसरा बोलता है कि ये तो भगवान ने ही ब्रिटिश वालों को हमारे यहाँ भेजा है। अब तीसरा व्यक्ति बोलता है, वह डेंसिटी इज़ लिंक्ड विद दैम, कि हमारी जो किस्मत है वो ब्रिटिश के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। अब देखो, ये तो थी ऐसे लोगों की जो काफ़ी वेल्दी थे, समृद्धशील थे जो। अब ऐसे लोग जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वो क्या सोच रहे थे इसके बाद में, जब ब्रिटिश वालों ने अपना पूरा जो पैर है, अपना पूरा सिक्का जो है वो इंडिया पर जमा लिया था। देखिए, एक व्यक्ति बोलता है द वाइट्स मैन हैज़ किल एंड डिथ्रोन्ड अवर किंग। एक आदमी बोलता है कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया और उन्हें राजगद्दियों से नीचे उतार दिया। फिर दूसरा व्यक्ति इनमें से बोलता है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। हाँ,
अब हम लोग क्या है, उन विदेशियों के स्लेव्स यानी नौकर, सेवक बन चुके हैं। सम किंग वर नॉट गुड, तो तीसरा बोलता है हाँ पर कुछ राजा जो है वो अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल लेकिन फिर भी दे वर ऑफ दिस लैंड, वो हमारे देश के ही थे, यानी कुछ राजा अच्छे भी नहीं थे। वो बोलना चाह रहा था कि अच्छा हुआ उन्होंने राजाओं को मार दिया, क्योंकि उनमें से कुछ राजा अच्छे भी नहीं थे, लेकिन जैसे भी थे आखिर थे तो हमारे देशवासी। नाउ द नेक्स्ट फेज, जो अगला चरण है वो है आपका थर्ड नंबर, ब्रिटिश रूल। यानी जब ब्रिटिश के लोग थे उनका शासन चल रहा था, ब्रिटिश के लोग जो थे हम पर शासन कर रहे थे, हम पर राज कर रहे थे। ये टाइम था आपका 1765 से लेके 1836 का। रिलीजियस लीडर प्रेस्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी जो धार्मिक लीडर थे, जो थे धर्म के जो प्रचारक जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे उस समय, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत की, और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह को जो थे फैला रहे थे, प्रसारित कर रहे थे। एनीवन हु क्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजन, देखो एक व्यक्ति इनमें बोल रहा है जो कुछ साधु बना हुआ है, गुरु बना हुआ है, वो कह रहा है कि अगर किसी ने भी समुद्र पार किया, समुद्र के पार का मतलब होता है, समुद्र पार था जहाँ पर ब्रिटिश के लोग रहते थे, तो किसी ने भी अगर समुद्र पार किया तो वो अपना धर्म खो देगा। अब इधर सेकंड बोलता है ऑल इज मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। अगला कहता है मिस्र मीन्स दुर्दशा, कि संसार की जितनी भी दुर्दशा हो रही है ना वो औरतों की वजह से हो रही है, यानी जो बेकार की बातें थी, ठीक है ना, जो बेकार की चीज़ें थी वो लोग क्या कर रहे थे, उनको फैला रहे थे। अब देखिए द ट्रूथ वाज दैट इंडियन हैज लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, और हकीकत में उस समय सच ये था कि जो भारतीय थे उन्होंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान है उसको खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो हर चीज़ की अवज्ञा करते थे, यानी कोई राजा वगैरह भी अगर उनको कुछ कहता तो ब्रिटिश के लोग उसको नहीं मानते थे। द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी वो ये कह रहे थे कि इस देश के जो लोग हैं, जो देशी लोग हैं या नेटिव यानी जो भारत के रहने वाले भारतीय लोग हैं, वो क्या है, ईमानदार तो है लेकिन विश्वास लायक नहीं है, उनकी ईमानदारी विश्वास लायक नहीं है। ट्रू योर ऑनर, बिल्कुल महोदय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, यानी एक व्यक्ति जो भारतीय था वो क्या कहता है कि भैया आपने सही कहा कि भारतीय लोग बिल्कुल ईमानदार नहीं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल ईमानदार हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी जो मैं हूँ वो पूरी तरह से ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, यानी एक व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश लोग थे वो ये चाहते थे कि उनको फटाफट से जल्दी से उनको लाभ प्राप्त हो, यानी हर चीज़ में वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे। देयर हैव टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, यानी वो क्या करते थे, उनकी जो ज़मीनें थी किसानों की, ठीक है, उनकी जितनी भी ज़मीनें थी उनको बीच से बांध देते थे और उन पर बहुत भारी कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। एक देखो एक ब्रिटिश मैन है वो बोल रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, ठीक है, अभी भी तुम्हारा धन यानी तुम्हारी राशि जो है, जो पैसा तुमने लिया वो बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम उसे अगले हफ्ते तक नहीं चुका पाते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो जो दूसरा वो व्यक्ति है जिसको वो बोल रहा था ये सारी चीज़, उसने कहा कि तुम्हारे आदमी ने तो मेरी सारी फसल ले ली, अब मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ जो थे वो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, क्या करते थे कि धोखे से उनकी ज़मीन ले लेते थे, ठीक है, उनको पैसा देते थे, फिर जब वो पैसे चुका नहीं पाते थे तो उनको जेल में डाल देते थे, और उसका जो फसलें वगैरह होती थी वो भी अंग्रेज़ ले जाते थे। तो पूरी तरह से कहने का मतलब है कि जो इंडियंस थे उनको बुरी तरह से परेशान किया हुआ था ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ Still, the British invented other method which gave them more profit. तो ब्रिटिश के लोग जो थे ना उन्होंने और कई तरीके निकाल लिए अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए। The goods manufactured in England should be not have any import duty when brought into India.
यानी उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि जितने भी गुड्स यानी जो भी सामान जो है वो इंग्लैंड से बनकर आ रहा है, ठीक है, अगर भारत में वो आता है बनकर, भारत के द्वारा अगर भारत में वो लाया जाता है तो उस पर कोई भी आयात कर नहीं लगेगा। ये होता है कि जब एक देश का सामान बिकने के लिए दूसरे देश में जाता है तो उस पर कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उन्होंने ये कर दिया कि अगर इंग्लैंड से कोई भी सामान बन के भारत में आ रहा है और भारत में बेचा जा रहा है तो उसको बेचेंगे भी ऊँचे दामों पर और उसका जो टैक्स है वो भी नहीं लेते थे। एक गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो नए कानून और नियम लगा रही थी, उन कानून और नियम की वजह से जो भारतीय इंडस्ट्रीज थे, जो भारतीय उद्योग थे, वो सारे अपंग हो चुके थे, विकलांग हो चुके थे। क्रिपल मीन्स विकलांग होना। इन्वेंटेबली फैमिन फॉलोड, और दुर्भाग्यवश यहाँ पर चारों तरफ अकाल फैल गया। बिटवीन 1822 एंड 1836, यानी लगभग 1822 से लेकर 1836 में 15 लाख इंडियन डेड फॉर स्टार्वेशन, यानी 15 लाख भारतीय जो थे वो भूखमरी की वजह से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, यानी जो ब्रिटिश लोग थे वो जो अपनी पॉलिसीज़ लगा रहे थे जितनी भी, ठीक है, उन पॉलिसीज़ की वजह से क्या हो रहा था, जो इंडियन थे, जो अच्छे कारीगर थे, जो अच्छा काम करने वाले थे, उनकी जो काम था, उनकी कला थी, वो प्लस उनका बिजनेस दोनों ही ख़त्म हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट फेज़ आपका आता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय जो थे वो 1772 से लेकर 1833 तक रहे। राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, राम मोहन राय जो थे वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे जो बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो अच्छे तरीके से ये बात समझ रहे थे कि उनके देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाय आवर सेल्फ, यानी हमें अपने आप को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, हमें अपना ही अपमान खुद नहीं करना चाहिए। और एशियन कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल टू ग्रेटर अचीवमेंट, और हम इस बात के लिए भी सक्षम हैं कि हम महान उपलब्धियां हासिल कर सकें। बट मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस, यानी हमारे जो समाज है उसके बीच में जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है ना, सबसे पहले हमें उस अंधविश्वास को ख़त्म करना होगा। ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। काऊ आर ऑफ डिफरेंट कलर, गाय जो होती है वो अलग अलग कलर में होती है, आप भी जानते हो, सफ़ेद होती है, पीली होती है, काली गाय भी होती है। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ सेम, लेकिन आपको पता है कि उसके दूध का कलर हमेशा कैसा होता है? यस, सफ़ेद होता है। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग जो टीचर्स होते हैं, अलग अलग जो गुरु होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, परंतु जो प्रत्येक धर्म जो होता है, जो प्रत्येक हमारा धर्म है, उस धर्म का जो सारांश है, जो सार है, वो एक ही है। भाई हर धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है उसका पहला काम क्या होता है? धर्म का सबसे बड़ा काम होता है सत्य के मार्ग पर चलना, ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है ना, प्रत्येक धर्म में यही चीज़ें सिखाई जाती है। नाम सबके अलग अलग है लेकिन काम सबका एक ही है। ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो क्या थे? विज्ञान और जो हमारी आधुनिक तकनीकी थे उसकी तरफ बड़ा आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कह रहे थे कि जो ज्ञान होता है वो हमेशा प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी हर ज्ञान के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण ज़रूर होना चाहिए। ही क्रॉस द सी, उन्होंने समुद्र पार किया, यानी जिसके लिए धर्म के प्रचारक ये फैला रहे थे ना, भाई जिसने भी धर्म जो समुद्र पार किया वो लोग अपना धर्म खो देंगे, तो राजा राम मोहन ने उन सारी सुपरस्टिशनों को दूर करते हुए, उन सब चीज़ों को अलग करते हुए जाकर समुद्र को पार किया, यानी वो ब्रिटिश गए, इंग्लैंड में गए। वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश लोग हैं उसको क्या चीज़ जो है वो इतनी ताकतवर बना रही है कि हमारे देश में आकर हम पर ही राज कर रहे हैं। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ जाकर उन्होंने कहा,
वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर, हम आपको अपने राजा, अपने शासक के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑफ टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि एक जो शासक होता है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है वो उसकी प्रजा होती है। He started newspaper, but suspicious British stopped them in 1823। यानी राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर, एक अखबार, एक पत्रिका जो थी वो शुरू करी थी, लेकिन जो शकी, सस्पिशियस यानी शकी वाले, जो शक करते हैं ना, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको इस पर शक हुआ, वो शंका युक्त हो गए और उन्होंने 1823 में जाकर उनकी जो न्यूज़पेपर था उसको बंद करवा दिया। अभी आपका नेक्स्ट स्टेज आता है, वो होता है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन मीन्स दमन या उत्पीड़न की। जब इतना करने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने जैसे भारतीय जो लोग थे उनको उत्पीड़ित शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया, वो फेज़ अब आता है 1965 से लेकर 1835 तक का। ठीक है, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न या दमन। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू ऑपरेस इंडियन, यानी लगातार जो ब्रिटिश के लोग थे वो हमारे भारतीय लोगों पर उत्पीड़न करते थे, उनको परेशान करते थे, उनका दमन करते थे। इन 1818 यानी 1818 की बात है, दे हैव पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने क्या किया, एक नियम जारी किया, नियम थर्ड जो है वो जारी किया। अंडर इट, इसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, यानी बिना किसी जांच के, किसी मतलब कोई जो कोर्ट या कचहरी जो होती थी वहाँ बिना किसी जांच या परीक्षण के किसी भी भारतीय को जो है वो जेल में डाल दिया जाता था। ऑल टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, यानी वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे तो वो भारत से एक बड़ी सैलरी खींच लेते थे, यानी बड़ी सारी तनख्वाह लेते थे और अपना जो प्राइवेट बिजनेस होता था, यानी खुद का जो स्वयं का जो व्यापार होता था उसका सौभाग्य बनाने में लगे हुए थे। बाई 1829, लगभग 1829 में, ब्रिटेन वाज एक्सपोर्ट ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, यानी जो ब्रिटेन थे उन्होंने क्या करा, भारत से जो ब्रिटिश के सामान थे उसको खरीदा 7 करोड़ रुपए में, जो कि भारत से ही दिए गए थे। ठीक है, द ब्रिटिश प्रॉस्पेर्ड, द कंपनीज लूट विल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, यानी जैसे ब्रिटिश की जो कंपनियां थी, ठीक है ना, ब्रिटिश की जो उत्पाद थे जो प्रोड्यूस करते थे, ब्रिटिश की जो कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनसे सारा पैसा वगैरह सब कुछ लूट लिया और भारत की जो उद्योग थे वो धीरे धीरे मरना, यानी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, जो गवर्नर जनरल थे बेंटिक वो वापस अपने घर चले गए। द बोन ऑफ कॉटन वेवर आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कपास के जो बुनकर थे, जो कपास बुनते थे, रुई बुनते थे, उनकी हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजन कर, यानी पूरे भारत का जो मैदान है उन पर उन कपास बुनकरों की हड्डियां जो है वो फैली हुई है। क्योंकि भारत में कपास बुनाई का उस समय काम बहुत अच्छा चलता था, लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने उनके सारे उद्योग और धंधों को ख़त्म कर दिया था, तो वो लोग भूखे मरने लगे थे और पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह बन गया था उनका। तो उन्होंने जब भारत आकर देखा तो उन्होंने ये कहा कि भारत के जितने भी कपास बुनकर थे उनकी हड्डियों से भारत के पूरे मैदान विरंजन हो रहे, यानी पूरे मैदान में उनकी सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आ रही हैं। अभी नेक्स्ट जो आपका फेज़ आता है वो आता है डिससेटिस्फैक्शन, यानी असंतोष की स्थितियाँ। जब लोग बहुत परेशान होने लग गए, जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरी तरह भारतीयों को उत्पीड़ित करने लग गई थी, तो फिर लोगों में असंतोष की स्थितियाँ फैलने लगी थी। 1835 से लेके 56 के बीच की बात है ये। एजुकेशन इन इंडिया वाज पर्सियन एंड संस्कृत, जो भारत की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, वो फारसियन और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835 ए इंग्लिशमैन
लगभग 1835 में एक जो इंग्लिशमैन था, एक अंग्रेज था नेम मैकाले, उसका नाम था मैकाले, सजेस्टेड ए चेंज, तो उसने एक बदलाव के लिए कहा। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमें भारत के जो देशवासी हैं उनको अंग्रेजी में या अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ इससे। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them, यानी जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो क्या करती थी, जो क्लर्क थे, जो बाबू थे, जिनको जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश वाले लोग थे जो काम पर रखते थे, यानी छोटे स्तर के काम पे रखते थे जिन बाबुओं को, उनको इंग्लिश में शिक्षा देना शुरू कर दिया, अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू कर दिया। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और एक संयोगवश उन्होंने जो ये शुरू किया, भाई जो भारत के जो लोग थे, जो ब्रिटिश वालों की जो कंपनी थी उनमें उनको छोटा मोटा जो कोई काम मिल जाता था क्लर्क का, वहाँ पर उनको क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। और संयोगवश जो जिनको उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाया उनकी जो बौद्धिक स्थिति थी, वो जो जनरेशन थी उसकी बौद्धिक स्थिति का काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, भाई उन्होंने सीख लिया, जो ब्रिटिश के यहाँ काम करते थे उनको अंग्रेजी सिखा दी ब्रिटिश लोगों ने, भाई ये हमारे यहाँ काम करते हैं तो इनको हमारी भाषा आनी चाहिए, उन्होंने सिखा दी। तो जिन्होंने सीखी ना, उन्होंने बड़ी बुद्धि से काम लिया, उन्होंने कहा कि हमें भी ये भाषा हमारे भाइयों को, यानी हमारे देशवासी जो हैं उनको सिखानी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनके जो सामान की स्थितियाँ हैं उसको भी हमें इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी उन्होंने क्या किया कि और हमें जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जाकर इस बात की शिकायत भी करनी चाहिए और उनको सूचित भी करना चाहिए। कन्वे मीन सूचित करना, ठीक है। 1856 जब हमने वो देखा था पुराना, तो उस समय बिल्कुल थोड़ा सा जगह थी जहाँ पर ब्रिटिश का राज था, लेकिन जब तक 1856 यानी 1856 तक के समय में आप देख सकते हो कि लगभग पूरे भारत पर ब्रिटिश जो था उसने अपना अधिकार जमा लिया था। यानी 1856 तक ब्रिटिश हैड कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया, यानी संपूर्ण भारत को लगभग ब्रिटिश ने अपने अधीन कर लिया था, भारत को जीत लिया था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस, यानी उनको अब भारतीय जो थे उनकी जो ज़रूरतें थी, उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनके बारे में बिल्कुल फिक्र ना के बराबर उनको फिक्र थी। अवर किंग हैव बिकम पपेट, पपेट मीन्स कठपुतली, तो एक व्यक्ति कहता है कि हमारे राजा अब कठपुतलियाँ बन चुके हैं। वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, और हमने हमारी पुरानी सभी नौकरियाँ जो है वो खो दी है। एंड लैंड्स भी, और हमने ज़मीनें भी खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यानी वो हमारे भाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं। दे ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, यानी क्या करता है, यू ओनली टॉक, वो कह रहा है कि तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, जबकि हमें क्या करना चाहिए, उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी आपकी जो इंडिपेंडेंस वॉर थी उसके 6 फेज़ जो हैं वो पढ़े हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आपका फेज़ आएगा वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपने जितना पढ़ा है मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया है। फिर भी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन टॉक विद मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जब भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन we will continue at tomorrow. Okay children, bye bye, have a good day.